सऊदी अरब क्या भारत पर हमला कर सकता है? जी हां, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक डिफेंस डील हो चुकी है। नमस्कार, राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा कौन सा है? आप इस मुद्दे को देखेंगे कि इस मुद्दे में हम बोले सऊदी अरब, पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में एक डिफेंस की डील हुई है, या यूं हम लोग यूं कहें कि क्या हुआ है, एक रक्षा समझौता हुआ है। क्या हुआ है? एक रक्षा समझौता हुआ है। इस रक्षा समझौते में आप क्या देखते हैं? इस रक्षा समझौते में आप देखते हैं इसमें ऐसी हम बोले शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसके तहत ये माना जा रहा है कि अगर कोई कंट्री पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसे सऊदी अरब अपने पर हमला मानेगा। अगर कोई कंट्री सऊदी अरब पर हमला करेगी तो उसे पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। कुल मिला के सऊदी को डर था उस पर इजराइल के हमले का, दूसरी तरफ पाकिस्तान को डर था उस पर भारत के हमले का। इसलिए इन दोनों ने अपने अपने हितों को देखा और क्या कर दिया, आपस में रक्षा समझौता कर लिया। इस फैसले की जब खबर निकल के हमारे सामने आती है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार की डिफेंस डील हो चुकी है, इसे भारत का एक डिप्लोमेटिक फेलियर, भारत की विदेश नीति की एक असफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। तो आज के सेशन में हम पूरे इसी मुद्दे को बहुत गहराई से विचार विमर्श करेंगे कि क्या इस जो ये चीजें हुई इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा है। क्या वो सऊदी से कुछ पैसा चाहता है? सऊदी अरब इससे पाकिस्तान के साथ, इस नंगे भूखे देश के साथ उसने क्यों डील की? क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब का भी इसमें कोई हित छुपा हुआ है? आप देखेंगे जो सऊदी के प्रिंस हैं, इनको ये डर है कि कहीं जिस प्रकार से कतर पे इजराइल का हमला हुआ, इस प्रकार का हमला अगर सऊदी अरब पे हुआ तो वो अपनी रक्षा कैसे करेगा। तो सऊदी को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है तो उसकी क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। कुल मिलाकर के दोनों देशों के अपने क्या है, साझा हित इस डील में हमें स्पष्टता दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस मुद्दे को हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है, खबर निकल के हमारे सामने आती, तस्वीरें हमारे साथ साझा होती हैं कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन, शहबाज शरीफ। ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये शहबाज शरीफ कहाँ जाते हैं? बोले ये जाते हैं भैया सऊदी अरब, है ना। शहबाज शरीफ ये कहाँ जाते हैं? ये पाकिस्तान, सऊदी अरब जाते हैं। और ये सऊदी अरब कब जाते हैं? आपको पता है, गाजा, हमास, ये तो बहुत समय से इजराइल वाला कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर निकल के आती है कि इजराइल ने कतर पे अटैक कर दिया। कतर की जो राजधानी है दोहा, उसने दोहा पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जब उसने दोहा पे अटैक किया तो सारे जो मुस्लिम देश हैं उनमें हड़बड़ी मच गई। जब उन सारे देशों में खलबली मची तो उससे क्या हुआ, 50 देशों का एक दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा कि जिस प्रकार नाटो की संयुक्त सेना बनी हुई है, हमें भी अपनी सेना बनानी चाहिए। क्योंकि इस 50 देशों के मुस्लिम ग्रुप में पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिली। उनको क्यों इज्जत मिली? उनको इसलिए मिली कि सारे 50 देशों में ये पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये न्यूक्लियर पावर के दम पे दिखाता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। सऊदी इसके साथ क्यों आया? सऊदी इसके साथ इसलिए आया कि सऊदी के पास अथाह पैसा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, न्यूक्लियर नहीं है। तो इजराइल के हमले का डर इन पे हमेशा बना रहता है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान को थोड़ी सी इज्जत देते हैं तो इसके बदले में ये हमें सिक्योरिटी की गारंटी दे रहा है। हालांकि इनकी सिक्योरिटी पर इतना भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अमेरिका जब भी इनके गले पर पैर रखेगा तो ये फिर से अपनी औकात में आ जाएंगे, है ना। इनसे खुद की रक्षा तो हो नहीं पा रही है, ये दूसरों की रक्षा करेंगे। बहरहाल आगे की चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये तस्वीरें निकल के आती हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वहां के जो फील्ड मार्शल हैं आसिफ मुनीर, वो भी इनके साथ रहते हैं, हाँ। इस डील में ये भी इनके साथ दिखाई पड़ते हैं। और सऊदी अरब में जब शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर पहुंचते हैं तो इनका ग्रैंड वेलकम होता है वहां पे। सऊदी अरब में बड़ी भौकाली के साथ सऊदी अरब में इनका स्वागत होता है।
जैसे भारत में गाड़ियों का काफिला चलता है, उसी तरह इनके फाइट जो हेलीकॉप्टर था, इनको ले जाने वाला प्लेन था, उसको सऊदी ने बहुत प्लेन से हम बोले उसको काफिले के साथ इनको वेलकम किया। अपने जो इनका शाही महल था सऊदी के प्रिंस का, उस शाही महल में इनको ले जाया गया और बाकायदा पूरी इज्जत के साथ इनके साथ क्या किया गया, ये डिफेंस समझौता हुआ है। आप देखेंगे इस डिफेंस समझौते में क्या हुआ, इनके बीच में सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनके बीच में समझौता होता है। इस समझौते में बेसिकली क्या होता है, खबर निकल के हमारे सामने ये आती है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ है, डिफेंस का एक पैक्ट हुआ है। डिफेंस के इस पैक्ट में सऊदी अरेबिया ने मतलब ये ज्वाइंट रूप से अगर किसी एक देश पे हमला होगा तो वो दूसरे देश पे हमला माना जाएगा, इस प्रकार का समझौता हुआ है। तो यहाँ से कयास लगाए जा रहे हैं और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या ये भारत की विदेश नीति का भी पूरी तरीके से फेलियर है, क्या भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति असफल हो चुकी है। इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सऊदी अरब है ना, इस सऊदी अरब के साथ भारत के भी क्या रहे हैं, बहुत पुराने संबंध रहे हैं। और जैसे भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पे मिसाइलें दागी हमला किया, तो अगर ऐसी परिस्थिति में जब ये डील हो चुकी है, 5 वर्ष के लिए डील हुई है, अभी बताऊंगा आगे, तो क्या ऐसी स्थिति में भारत ने पाकिस्तान पे कोई स्ट्राइक की, कोई हमला किया, तो क्या सऊदी अरब इसका जवाब भारत को देगा, भारत से संबंध खराब करेगा या भारत से युद्ध करेगा? अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो निश्चित रूप से ये जो डील हुई है ये भारत के लिए नकारात्मक है, भारत की विदेश नीति का फेलियर है, असफलता है। हम कह सकते हैं इट इज कंप्लीटली डिप्लोमेटिक फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये चीजों को आप समझेंगे कि ये खबर निकल के आती है तो भारतीय जो विदेश विभाग है इस पे बड़ी बुरी तरीके से मतलब खलबली सी मच जाती है और इस पे भारतीय जो विदेश मंत्रालय उसकी हम बोले प्रतिक्रिया भी हमको दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट इस समय चल रहा है दुनिया में, पहले हमास ने जो फिलिस्तीन गाजा का एक आतंकवादी संगठन है, इसने इजराइल पे क्या किया, अटैक किया। बदले में इजराइल ने क्या कर दिया, हमास को तबाह करने का प्रयास किया। हमास का जो क्षेत्र था गाजा, उसको लगभग इजराइल ने शमशान बना दिया है, पूरी तरीके से उसको नष्ट कर चुका है इजराइल। इसके बाद भी हमास के लीडर कहते हैं कुछ इस समय कतर की राजधानी दोहा में छुपे हुए थे। तो हमास ने क्या किया, कतर की राजधानी दोहा में जाकर के इजराइल ने हमास के उन लीडरों को इजराइल ने मार दिया है। कहां जाकर, मतलब इजराइल ने हमास के जो लीडर थे जो कतर की राजधानी दोहा में छुपे हुए थे, तो वहां पर इजराइल ने अटैक करके हमास के उन नेताओं की हत्या कर दी, उन लीडरों की हत्या कर दी। जब उनकी हत्या की तो कतर को ये फील हुआ कि यार अभी हमने अमेरिका के साथ, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हुई थी कहां पे, कतर में, और कतर में आप देखोगे अमेरिका के जो सेंटकॉम है, वो सेंटकॉम का मुख्यालय है। सेंटकॉम ये वही सेंटकॉम है जो सेंटकॉम के चीफ थे जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए थे, आसिफ मुनीर। तो सेंटकॉम का मुख्यालय बनाया हुआ है अमेरिका ने। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी पाकिस्तान आए हुए थे, तो वहां जब आए हुए थे तो कतर ने बाकायदा 700 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर ट्रंप को गिफ्ट किया हुआ है। इसके बाद भी क्योंकि जो ट्रंप है, अमेरिका के इशारे पे चलता है क्या, इजराइल। तो जब इजराइल ने अटैक किया तब भी अमेरिका ने इजराइल का अपोज नहीं किया, वो कतर के समर्थन में आकर के खड़ा नहीं हुआ। जब ऐसी परिस्थितियां हुई तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, आप देखेंगे ऐसी परिस्थितियों में कतर को ये फील होता है कि भैया अमेरिका जो है किसी का सगा नहीं है, अमेरिका हमारा सगा नहीं है। तो इजराइल के हाथों से अमेरिका ने ही हमें पिटवाया है। तो कतर के जो सुल्तान है, कतर के जो राजा हैं, कतर के जो किंग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम देशों का आह्वान किया कि भैया सभी मुस्लिम देश अब एक हो जाओ, इजराइल बारी बारी सबको मारेगा। पहले फिलिस्तीन को मारा इसने, फिर यमन को मारा, फिर सूडान को, उसको हम कहें कि सूडान पे अटैक किया। इसके बाद आप देखोगे कतर पे अटैक किया। तो बोले आज भी अगर एक नहीं हुए तो धीरे धीरे सभी मुस्लिम कंट्रियों को मारेगा। इनमें सऊदी अरब का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पैसे वाला देश है, तो उसको ये डर महसूस हुआ। कुल मिला के सऊदी अरब के आह्वान पर कतर की राजधानी दोहा में 50 मुस्लिम देशों का एक कॉन्फ्रेंस होता है और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करता है, हम सऊदी अरब भी जाता है, मुस्लिम देश उसमें एकत्रित होते हैं। उस हम कहें कि घटना में क्या होता है, सभी ये कहते हैं कि नाटो की जैसी संयुक्त सेना है उस प्रकार की हमें क्या बनानी चाहिए, एक संयुक्त सेना बना देनी चाहिए। जब ऐसी घटनाएं उभर के सामने आती हैं, इसी बीच में ये खबर निकल के आती है कि सऊदी अरब और हम कहें पाकिस्तान के बीच में क्या होती है, एक डिफेंस डील हो जाती है जिसमें
एक दूसरे के बीच में क्या, अगर एक देश पे हमला हुआ तो उसे दूसरे देश पे क्या माना जाएगा, हमला माना जाएगा। इस प्रकार की डील ये होती है। तो हमने देखा कि भैया अभी कुछ दिन पहले ईरान क्या बना रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स अपने तैयार कर रहा था। जब ये जानकारी इजराइल को लगी, हाल की खबर है, इजराइल हमास युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ इजराइल को एक खबर लगी कि ईरान क्या बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो क्या किया, इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। और ये अटैक में आपको पता है बहुत पलटवार के तौर पर ईरान ने भी इजराइल पे अटैक किया। ये भी दोनों अटैक बड़े स्तर पर हुए, ये बड़े स्तर पर दोनों अटैक हुए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम कहें कि बाद में अमेरिका इस मुद्दे पे सीज फायर करवाता है। तो कुल मिला के ईरान भी इजराइल के खिलाफ है, सऊदी भी खिलाफ है, पाकिस्तान भी खिलाफ है, कतर भी खिलाफ है, सीरिया भी इजराइल के खिलाफ है। तो ये सारी मुस्लिम कंट्री इजराइल के खिलाफ हुई। जब ये सारी मुस्लिम कंट्री इजराइल के खिलाफ हुई तो क्या होता है, मिलके आपस में एक सम्मेलन बनाते हैं और कहते हैं इस जो हमला हुआ है, इस हमले में हम क्या करेंगे, बोले इस हमले में हम एक संयुक्त सेना बनाएंगे और कोई देश हम पर अटैक करेगा सब उसको क्या करेंगे, मिल करके मारेंगे। तो कुल मिला के हम बेसिकली पहले इजराइल की लोकेशन देख लेते हैं। आप देखेंगे ये जो लोकेशन है ये किसकी है भैया, इजराइल की है। ये गाजा वाजा यहाँ था, उसने गाजा का बाजा बजा दिया, ये इजराइल था। ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये इजिप्ट का पार्ट है। अच्छा, अगर कभी इन मुस्लिम देशों ने इजराइल पे अटैक किया तो इजराइल का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले भी आप देखोगे 1966-7 के टाइम पे ये 6 डे वॉर हुआ था। एक कितना, 6 डे वॉर, 6 दिन चला था ये युद्ध। इस युद्ध में भी इजराइल इन मुस्लिम देशों को संयुक्त रूप से हरा चुका है, तो कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे इजराइल से लगा हुआ ये मुस्लिम देश है जॉर्डन, है ना, अमन है ना, जॉर्डन, इधर है सीरिया, है ना, इधर है कौन सा, लेबनान, ये इधर है कौन सा, मिस्र, इजिप्ट, और ये है सऊदी अरब। कुल मिला के इजराइल के समुद्री भूभाग है गल्फ ऑफ, है ना, एक्वा, यहाँ पे जो भूभाग है, इस भूभाग में, भूभाग से सीमा लगती है किसकी, सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल हम कहें जो इजराइल है उससे बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ देश है। बॉर्डर तो नहीं लगती है लेकिन बिल्कुल लगा हुआ देश है। जब लगा हुआ देश है तो सऊदी अरब को भी ये डर है कि भैया ये अटैक कभी हम पर भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल वहां सबको मारता है, किसी की वैल्यू नहीं करता, सबको एक साइड से सूतता है ना। तो सऊदी अरब को ये डर है कि ये हमला कभी क्या हो सकता है, हम पर भी हो सकता है। और अगर कभी ये हमला हम पर हुआ तो हमारी रक्षा कौन करेगा, क्यों, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इजराइल के पास अपने क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। और जब इनके पास अपने क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स के कारण ये क्या करता है, सारे देशों को बहुत घर में घुस घुस के मारता है, जो भी उसके खिलाफ चलता है उसको मारता है। जब इसने कतर पे हमला किया इजराइल ने, तो वहां पे नेतन्याहू का एक बयान खुल के आया, उन्होंने खुल के कहा था कि हमने मारा है कतर में जाकर के हमास के आतंकवादियों को। और नेतन्याहू ने खुल के चेतावनी दी थी कि जिस भी देश में हमारे दुश्मन, जहां भी दुनिया के जिस कोने में छुपेंगे उस कोने में जाकर के हम हमारे दुश्मनों को मारेंगे। तो कुल मिला के क्लियर मैसेज मुस्लिम देशों को यहां से मिल गया था। ये है अपना मतलब ये छोटा सा देश, ये कौन सा है भैया, इजराइल है। इसके ऊपर कौन सा है, सीरिया है, ये तुर्की है, ये इजिप्ट है, ये कौन सा है, सऊदी अरब है, ये इराक है, ये जॉर्डन है ना, ये सूडान है ना, तो ये ईरान है। इसके बाद ये पाकिस्तान है, इधर ये तुर्की है ना, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, यहां तक मत जाओ। तो ये इसके आसपास क्या है, पूरे के पूरे क्या है, मुस्लिम देश घिरे हुए हैं। उन मुस्लिम देशों को अकेला दहशत में रखता है, न्यूक्लियर के दम पे पूरे मुस्लिम देशों को मारता है ये, है ना। तुर्की पे कभी सऊदी पे अटैक कर दिया, कभी कतर पे अटैक कर दिया, कभी सीरिया पे कर दिया, कभी यमन पे कर दिया, कभी है ना ओमान पे कर दिया, कभी मिस्र पे कर दिया। आप समझो कितना बड़ा सिनाई पेनिनसुला है ये, मिस्र का भूभाग। 1967-68 के 6 डे वॉर में इसने पूरे सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया था। समझ पा रहे हो बात को, आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो पूरे के पूरे हम कहें अरब वर्ल्ड को ये एक यहूदी कंट्री इजराइल हम कहें जूते के नोक पे रखती है। समझ पा रहे हो बात को, ये डील का बैकग्राउंड क्या था। तो जब कतर पे अटैक हुआ, तो वहां से हम कहें, है ना, कतर पे अटैक, जब ये न्यूज निकल के आई दुनिया में कि भैया इजराइल ने कतर पे क्या कर दिया है,
अटैक कर दिया है। और कतर पे जब अटैक हुआ तो भारत ने इसका क्या कहा कि भैया भारत तो हमेशा वही शांति, डिप्लोमेसी, पीस ये वाली बातें करता है। तो भारत ने इस पर खुलकर कहा कि भैया कतर पे अटैक नहीं होना था। अच्छा, भारत भी यहाँ दो देशों को साधने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि इजराइल के साथ हमारे संबंध जो हैं रक्षा क्षेत्र को लेकर के हैं, और सऊदी अरब जो है उसके साथ हमारे संबंध जो हैं तेल रिफाइनरी या तेल के मामले को लेकर के उनके साथ संबंध है। तो भारत यहाँ पे बड़ी असमंजस की स्थिति में रहता है। भारत अपना स्टैंड, भारत अपना पक्ष खुल करके नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि भैया हमारे एक तरफ इजराइल से अपने हित हैं, एक तरफ सऊदी अरब से अपने हित हैं, एक तरफ ईरान से अपने हित हैं, तो इनमें खुल करके भारत अपना पक्ष नहीं रख पाता है। ये भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं इस समय ये जो भारत की स्वतंत्र तटस्थ विदेश नीति है, इसके भारत को बेनिफिट कम हो रहे हैं, लॉस ज्यादा हो रहे हैं। आप देखो कि हम एक एक करके अपने देशों को, जो मित्र साझेदार थे, उनको खोते जा रहे हैं। आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो हमारा सबसे विश्वसनीय मित्र था, कौन? रशिया तक भारत के समर्थन में खुलकर नहीं आया। उसने ज्ञान की बातें जो हम करते हैं, शांति, पीस, डायलॉग, ये बातें रशिया ने भी करी। तो क्या इस समय भारत की विदेश नीति की असफलता है कि जो तटस्थता की नीति है उसके चक्कर में हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं रख पाते हैं? तो जो दुनिया के देश है वो भी हमारे साथ खुल के नहीं होती, क्योंकि अमेरिका का तो पता है वो खुलकर किसी देश का नहीं होता। रशिया हमारा जो मित्र था, और आप आगे देखो, मतलब हम दो देशों को बैलेंस करने के चक्कर में अपने मित्र साझेदार देश हैं उनको खोते जा रहे हैं। हमने लगभग रशिया को अपन से दूर कर दिया। आप सोचो, हम दो देशों को बैलेंस करने के चक्कर में रहते हैं और रशिया ने चाइना और भारत दोनों को बैलेंस कर लिया। इवन भारत से ज्यादा इंपोर्टेंस वो चाइना को देता है। आप खुद सोचो, कभी यार अगर भविष्य में भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो क्या रशिया भारत का साथ देगा? नहीं देगा। जैसी डिप्लोमेसी पीस की बातें हम आज करते हैं, वैसे ही डिप्लोमेसी पीस की बातें रशिया भी करेगा। हमने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे क्या किया कि भैया इस मुद्दे को बातचीत से सुलझा लो, यही किया, ज्ञान की बातें करी, पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी, इससे रशिया यूक्रेन वॉर को समाप्त कर दो। यही अगर कभी भारत चीन का युद्ध हुआ तो यही काम रशिया करेगा, डिप्लोमेसी, बातचीत से युद्ध सुलझा लो। तो हमारा कहीं ना कहीं भारत को भी इस समय जरूरत है। जो न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट भारत सरकार लेकर के आई है, क्या भारत सरकार को इस नजरिए से भी सोचना चाहिए कि जो ज्ञान की बातें हम कर रहे हैं, दो देशों को, दो लड़ते हुए देशों को आपस में, जो आपस में दुश्मन है, उन देशों को साधने के चक्कर में क्या हम अपने मित्र देशों को खोते जा रहे हैं? तो भारत सरकार को इस दृष्टि से सोचने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं भारत सरकार सोच ही रही होगी और जो भी उचित कदम है वो उठाएगी, क्योंकि आप देखो, हम हमारे जो नेचुरल फ्रेंड्स हैं उन कंट्रीज को खोते जा रहे हैं, हमें उसके लॉस ज्यादा हो रहे हैं। हमने अमेरिका और रशिया इन दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में, अमेरिका भी नाराज ना हो, रशिया भी नाराज ना हो, इसके चक्कर में दोनों देशों से संबंध रखे। यही फॉर्मूला रशिया ने अपनाया, उसने भारत और चाइना दोनों को बैलेंस कर दिया, दोनों को साथ ला करके खड़ा कर दिया। और कोई भी बौद्धिक व्यक्ति जो होगा वो ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि अभी भारत और चाइना आपस में साझेदारी की बातें कर रहे हैं, सहयोग की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें बहुत लंबे समय तक स्थायी तो नहीं रहेगी। सीडीएस जो हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, उनका कल का स्टेटमेंट है कि भैया आज के समय पे भारत और चीन की जो बीच में जो है शांति है, लेकिन ये शांति स्थिर अस्थिर है, स्थिर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी हम कहें चाइना जो है अपने बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्रों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसने बंद नहीं किया, आज भी बना रहा है। हो सकता है वो किसी आगे की जंग की तैयारी कर रहा हो। तो भारत सरकार को इस दृष्टि से सोचने की जरूरत है। बहरहाल हम लौटते हैं हमारे मुद्दे पर कि इस समय जो हुआ कि इजराइल ने अमेरिका के कहने पर कतर में जो हमास के लीडर छुपे हुए थे उन पर अटैक किए, खबर निकल के आती है। तो इसके बाद एक और खबर आती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस डील हो जाती है। अच्छा, कतर पे हमला किया, सऊदी अरब इतना क्यों डरा कि उसने डिफेंस डील ही कर ली? आप समझेंगे इसका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है कि जो हमास के लीडर है ना, ये ऑफिशियली और अनऑफिशियली ये खबरें हमेशा निकल करके आती हैं कि हमास के लीडर हमेशा सऊदी अरब जाते हैं, वहां के प्रिंस से मिलते हैं और वहां के प्रिंस उनको बहुत सम्मान के साथ बुलाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को ये डर लगा अब कि अगर कभी हमास का लीडर हमारे पास आया और इजराइल ने गोला बरसा के उसको मार दिया तो यार ये तो हमारी घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। हम इतने बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा पैसा हमारे पास, इतने तेल रिजर्व, इतने ऑयल रिजर्व हमारे पास हैं और इजराइल आके हमारे यहाँ मार गया तो इससे हमारी बहुत किरकिरी हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इस बेइज्जती का अंदेशा लगाया किसने? सऊदी अरब ने। और जब उसने इस बेइज्जती का अंदेशा लगाया तो इस डर के बचने के लिए उसने पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट किया है। पाकिस्तान के साथ क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम देशों का सम्मेलन हुआ कतर की राजधानी दोहा में, उसमें पाकिस्तान को बड़ा सम्मान मिला। क्यों मिला?
क्योंकि पूरे मुस्लिम देशों में एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास अपना न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए पाकिस्तान वहां पे भर भर के इज्जत उसको लुटाई जाती है कि आओ, तुम्हें कहीं दुनिया में इज्जत नहीं मिलती, हम इज्जत देंगे, है ना। जैसे कुत्ते को हड्डी दे दी जाए ना तो और उछलता है, तो वैसे ही पाकिस्तान की हालत है, वहां इज्जत मिल रही है तो और ज्यादा उनको क्या है, इज्जत की लालसा रहती। ठीक है, बहरहाल जब ये खबर निकल के आई कि हमास को मारने के लिए, हमास के लीडर्स को मारने के लिए इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पे अटैक किया, उसके जस्ट बाद क्या होता है कि इजराइल ने इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ली और नेतन्याहू ने, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने खुल के कहा कि दुनिया के किसी भी देश में अगर हमारे दुश्मन छुपे होंगे तो हम उन्हें ढूंढ करके मारेंगे। ये चुनौती किसने दी? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। जब इन्होंने ये चुनौती दी कि ये हमले की जिम्मेदारी ली और दुनिया को, पूरे मुस्लिम अरब वर्ल्ड को ये चेतावनी दी, तो वहां से सऊदी अरब का जो डर है वो किस प्रकार से निकल करके सामने आता है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डील के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने पहले यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ आक्रमण किया, उनको मारा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद खबर निकल के आती है कि फिर यमन को मारने के बाद इजराइल ने कतर पे अटैक किया। कतर पे जब अटैक किया तो अब फिर उसने चेतावनी भी दी बेंजामिन नेतन्याहू ने कि भैया दुनिया के जिस भी देश में हमारे दुश्मन होंगे हम उन्हें मारेंगे। फिर क्या हुआ था, जो मुस्लिम देश हैं, इन मुस्लिम देशों ने, कहते हैं 50 देशों ने मिलकर के कॉन्फ्रेंस किया और ये कॉन्फ्रेंस नाटो की तरह बताया जा रहा है कि जिस प्रकार नाटो की संयुक्त सेना है कि नाटो के एक देश पे हमला हुआ तो उसका जवाब नाटो के सभी देश मिलकर के देंगे, ऐसा उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो यहां इन्होंने कहा कि मुस्लिम देश एकजुट हो जाओ सारे के सारे, नहीं तो इजराइल बारी बारी सबको मारेगा। इनके आह्वान पर, कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके आह्वान पर 50 मुस्लिम देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में जब भाग लिया तो वहां क्या हुआ, है ना, ठीक है, इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, दोहा के शिखर सम्मेलन में सारे मुस्लिम देश पहुंचे, इनमें तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान भी पहुंचे। मतलब अलग अलग देशों के लीडर्स यहाँ पे हमको दिखाई पड़ते हैं। पाकिस्तान वाले जो चचा हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं आपको, है ना, पाईजान, वो भी दिखाई पड़ते हैं आपको। इसके साथ आप देखोगे कि जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं वो भी जाते हैं। मतलब 50 देशों के क्या जाते हैं, उसमें मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि जाते हैं। जो ओपेक एक संगठन है उसके लीडर्स उसमें जाते हैं। ठीक है, जब इसमें जाते हैं तो आप देखो, इन्होंने कहा, पाकिस्तान का यह प्रस्ताव था कि भैया जैसे नाटो की संयुक्त सेना बनी हुई है उसी तरीके से हमें मुस्लिम देशों की भी एक संयुक्त सेना बनानी चाहिए और कोई भी अगर किसी भी मुस्लिम देश पर अटैक करे तो सारे मुस्लिम देश मिलकर के उसका जवाब देंगे। कतर पर हमले के बाद 40 अरब और इस्लामिक देशों ने 15 सितंबर को एक आपात बैठक बुलाई। इसमें गाजा युद्ध विराम को लेकर चर्चा के साथ इजराइल पर सख्त कार्रवाई की भी बात हुई है, ये हमने देखा है। ठीक है, इसमें कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मेजबानी, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कतर में हुआ था तो वही अध्यक्ष करेंगे, कतर के जो प्रिंस हैं। पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन और मोरक्को इसमें क्या हुए, शामिल हुए। मिस्र भी गया था। इसी दौरान मिस्र ने नाटो के गठन का प्रस्ताव दिया कि भैया जैसा नाटो है उसी की तरीके से हम संयुक्त सेना बनाएंगे, है ना। बैठक में पाकिस्तान ने इजराइल की गतिविधियों की निगरानी और उसके विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए संयुक्त फोर्स की बात, मतलब नाटो जैसा जो संगठन था उसका प्रस्ताव किसने दिया, मिस्र ने दिया, है ना। उसका प्रस्ताव किसने दिया, मिस्र ने दिया। जब इसका प्रस्ताव मिस्र ने दिया, इसके बाद पाकिस्तान ने क्या बोला, एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी, ऐसा प्रस्ताव पाकिस्तान ने दिया। जब ये घटनाक्रम निकल के आते हैं, इसके कुछ दिनों बाद ये न्यूज निकल के आती है, ये सारी खबरें हमने देखी कि इसने मुस्लिम देश एक साथ आए, संयुक्त फोर्स बनाने की बात करी, नाटो बनाने की बात करी, इजराइल की कड़ी निंदा हुई, आलोचना हुई। ये खबर चल ही रही थी कि दुनिया में एक और खबर ने भौकाल मचा दिया। मतलब पूरी टीआरपी पहले मुस्लिम देशों के सम्मेलन ने गेन की हुई थी, इसके बाद पूरी टीआरपी का जो केंद्र बनता है, इन दोनों के बीच में जो डील हुई वो डील बन जाती। एशिया की राजनीति को तो बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया। क्या डील हुई कि जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में यहां पे क्या होती है, एक डिफेंस डील होती है। क्या होती है, एक हम कहें डिफेंस की डील होती है। मतलब हम कहें एक क्या होता है, रक्षा समझौता यहां पर हमको दिखाई पड़ता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रक्षा समझौता होता है, जिस रक्षा समझौते के तहत यह माना जाता है, क्या माना जाता है, यह माना जाता है कि जो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब इन दोनों देशों पर कोई देश हमला करता है, फॉर एग्जांपल भारत ने सऊदी अरब पर हमला किया
या पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब अपने पे हमला मानेगा और इसका जवाब फिर दोनों मिलकर के देंगे। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब पर इजराइल ने हमला किया तो पाकिस्तान इसे पाकिस्तान पे हमला मानेगा और फिर दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। अच्छा, आपको एक बात समझ में आ रही होगी या आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि सऊदी अरब तो बड़ा पैसे वाला देश है, अमीरों का देश है, ऑयल रिजर्व है, इन्होंने इन भिखारियों की जरूरत क्यों पड़ी, इनके साथ डिफेंस डील करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनको जो सऊदी अरब कंट्री है इसको डर हमेशा बना रहता है कि इस पे कभी भी इजराइल अटैक कर सकता है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी ये कहा भी सही कि अगर हम पे अटैक होगा तो हम अगर हमारे दुश्मन दुनिया के जिस भी देश में होंगे हम वहां जाकर उनको मारेंगे। तो इन्होंने इसलिए किया कि इनके पास न्यूक्लियर दिखता है, न्यूक्लियर के दम पर उन्होंने कहा ये हमारी क्या कर लेगा, रक्षा करेगा। पाकिस्तान को क्या लाभ दिखा है इनके साथ? पाकिस्तान को यह लाभ दिखा कि पाकिस्तान आपको पता है भिखारी नंगा भूखा देश है, कुछ है नहीं है इनके पास, तो इनको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो या तो अमेरिका के पास जाएंगे, अमेरिका अपना फायदा देखेगा तो पैसा देता है, दूसरा जाते हैं सऊदी के पास कि भैया पैसा दे दो, तो पैसे के लिए डिपेंड है किसके पास, इनके पास। तो इन्होंने अपना हित देखा कि अगर हम इनके साथ डिफेंस डील कर लेंगे तो हमें पैसा मिलता रहेगा, और इन्होंने देखा कि भैया ये ऐसे लोग इनको पैसे से खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा है, सऊदी अरब को लगा हमारे पास पैसा है, जब ये तेज चलेंगे पैसे देके इनको खरीद लेंगे। ये बोलते हैं पैसा मिल जाए हम अपने बाप को बेच दें, है ना। पाकिस्तान की ये हालत है। तो कुल मिलाकर दोनों के अपने व्यक्तिगत हित यहाँ पे क्लियरली सधे हुए हैं, इसलिए ये पैक्ट भी हुआ है। अच्छा, जब ये पैक्ट हुआ तो हम बोले कि इससे बोले भारत में क्या दिक्कत है, हम कहें सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है, इससे भारत को क्या समस्या है? भारत को समस्या है, भारत को इसलिए समस्या है कि सऊदी अरब जो है ना, सऊदी अरब जो देश है ना, सऊदी अरब के साथ भारत के जो संबंध हैं बहुत ही हम कहें अच्छे रहे हैं शुरू से ही। आप देखो गुजरात में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है सऊदी का, है ना, गुजरात में। तो भारत के संबंध सऊदी अरब के साथ बहुत ही सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं पिछले वर्ष से। इसके साथ अब क्या हुआ, जब इन दोनों के बीच में डील हुई तो जैसा अभी भारत ने हाल ही में कुछ, आप देखो कोविड के पहले हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक किया, कोविड के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो अगर अब भारत ऐसी गतिविधि करेगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये लोग औकात पे इनकी अपनी आई जाते हैं कुल मिला कुछ दिनों बाद, फिर ये हरकत करेंगे कुछ ना कुछ, तो भारत फिर इनको तभी से सूतेगा, तो वहां भारत और सऊदी के संबंध जो हैं क्या आएंगे, आपस में टकराते हुए दिखाई देंगे। क्यों? इनके बीच में डील हुई है कि अगर एक देश पे हमला हुआ तो उसे दूसरे देश पे भी माना जाएगा, फिर दोनों देश मिलकर के उसका जवाब देंगे। तो जब इन दोनों के बीच में डील हुई, भारत ने पाकिस्तान को मारा, तो फिर सऊदी बोलेगा कि भैया हमारे बीच में डील हुई है, हम दोनों मिलकर जवाब देंगे। ठीक है, वो बात की बात है, देखेंगे। खैर, दूसरा, अगर इजराइल ने कभी सऊदी पे अटैक किया तो पाकिस्तान कहेगा भैया हमारी डील है, हम दोनों मिलकर के जवाब देंगे। ठीक है, अब इससे भारत का अभी का क्या, भारत ने सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया? हालांकि ये तो बहुत क्लियर है, ये बात तो सरकार को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो वर्तमान हम कहें सत्तारूढ़ पार्टी है उसको भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्या कि भैया कुल मिला के भारत सरकार की ये कंप्लीटली डिप्लोमेटिक फेलियर है, ये भारत सरकार की असफल कूटनीति है, ये भारत सरकार की विदेश नीति की असफलता है, ये कि हमने दो देशों को साधने के चक्कर में सऊदी अरब जैसे सहयोगी को खो दिया। समझ पा रहे हो बात को, क्यों खो दिया, है ना? इसलिए कि आप समझो सऊदी अरब से हमारे संबंध थे वो इनकी गोद में जाके बैठ गया, तो हमारे इनसे व्यापार प्रभावित होगा कि नहीं होगा, इनसे हमारा जो लेन देन था वो प्रभावित होगा कि नहीं होगा, होगा निश्चित रूप से। अच्छा, एक तरफ सऊदी है, सऊदी अरब, दूसरी तरफ एक और कंट्री है, कौन सी? ईरान। ध्यान रखना, सऊदी और ईरान में शिया सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट चलता है। शिया और सुन्नी दो अलग अलग हम कहें धर्म के प्रतिनिधि हैं, तो इनमें शिया और सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट चलता है। कुल मिला के आपको पता है ईरान पाकिस्तान से बहुत दूर ही रहता है, वो तो मतलब, क्योंकि वो पाकिस्तान की औकात जानता है। अभी आपने देखा ईरान इजराइल वो वॉर हुआ, उसमें पाकिस्तान ने पहले कहा कि हम ईरान के साथ हैं, अगर जरूरत लगी तो पाकिस्तान पे इजराइल पे परमाणु अटैक कर देंगे। अमेरिका ने जब पाकिस्तान के गले पे गर्दन पैर रखा तो ईरान पाकिस्तान पीछे हट गया। तो ईरान कुल मिला के पाकिस्तान से खार खाता है। ठीक है, ईरान किससे खार खाता है? ईरान जो है सऊदी से भी खार खाता है। कुल मिला के इन दोनों के बीच में डील हुई, किसके बीच? सऊदी और पाकिस्तान के बीच में। तो ईरान भारत के साथ दोबारा से पास आने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। खैर वो बात की बातें हैं। फिलहाल हमने देखा कि इन दोनों के डील पे भारत सरकार ने क्या अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया जो है दर्ज कराई है, उस चीज को देखते हैं। आप देखोगे
सऊदी और पाक के बीच में पहले भी यह डिफेंस डील हुई थी, ठीक है। लेकिन जो अभी जो डिफेंस डील हुई है ना, ये कितने वर्ष के लिए, कितने समय के लिए हुई है? 5 साल के लिए हुई, यानी 2025 में ये हुई है, 2029-30 तक ये चलेगी, है ना, ठीक है, 5 वर्ष के लिए हुई है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसी डील है कि फिलहाल किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। मुस्लिम देशों ने नाटो की तरह संगठन बनाने की बात की, एक ज्वाइंट फोर्स बनाने की बात की हुई है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? इसमें भारत सरकार ने अपनी ऑफिशियल प्रतिक्रिया जो है वो दर्ज कराई हुई है। क्या हुआ है? भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल जो रिस्पॉन्स है वो क्लियरली दिया हुआ है ना। भारत सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? विदेश मंत्रालय के जो हम कहें प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा है कि सरकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित मीडिया द्वारा पाकिस्तान सऊदी अरब के रक्षा समझौते को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय से सवाल किए गए, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रणनीतिक रक्षा समझौते की रिपोर्ट्स देखी हैं। जब इस समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी से हमें इसके बारे में पता है। मतलब जो समझौता पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुआ है, इसकी हमारे पास जानकारी थी। और बोले ये जो डील हो रही है, इस पे क्या घटनाक्रम, क्या चीजें हो रही हैं, इन पे हम विशेष तौर पे डीपली अध्ययन कर रहे हैं, गहराई से चीजों को देख रहे हैं। पता नहीं तुम गहराई से चीजें देख के कौन सा आईएएस का एग्जाम आप निकाल लोगे। यार भाई, स्टडी पहले करनी थी ना, कि विदेश नीति का फेलियर माना जाता है। हमारा एक दोस्त हमारे दुश्मन से जाके मिल गया, तो विदेश नीति का फेलियर है ना यार। तो पहले आपको स्टडी करनी थी, पहले आपकी संस्थाएं क्या कर रही थी, जब ये डील के लिए बैकग्राउंड में भूमिका बन रही थी, तब हमारी संस्थाएं क्या कर रही थी। भारत सरकार करोड़ों रुपए जनता के टैक्स का जो पैसा है, अरबों खरबे रुपए इन खुफिया जांच संस्थाओं पे खर्च होता है, तब ये जानकारी क्यों नहीं लिखी, और तब भारत सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? भाई तब ये संस्थाएं क्या कर रही थी? तो सवाल तो ये उठता है ना। अब तुम बोल रहे हो हम नजर बनाए हुए हैं, अब नजर बना के तुम क्या कर लोगे? कौन सा आईएएस का एग्जाम तुम क्रैक कर लोगे, है ना। तो भारत, इन्होंने ये कहा कि हमें भैया इस डील के बारे में पता था और अब हम इस पे क्या बने हैं, नजर बनाए हुए हैं। बोले हम अपने सुरक्षा क्षेत्रीय हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं, अपनी रक्षा करेंगे, ठीक है। अब क्या और बोलोगे भी क्या? तो इस प्रकार से हमारे पास ये खबरें निकल करके आती हैं और हमें ये पता चलता है कि ये क्या हुआ है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डील हुई है। आपको क्या लगता है, क्या इसके मायने होंगे? क्या भारत ने यहां पे, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी स्वतंत्र, या स्वतंत्र ना बोल के इसे तटस्थ बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि भारत सरकार की जो तटस्थ विदेश नीति है कि भैया हम किसी एक पक्ष के खेमे में नहीं जाएंगे, हम हमेशा दोनों पक्षों को साधने का प्रयास करते हैं। हम रशिया को भी साधने का प्रयास करते हैं, हम अमेरिका को भी साधने का प्रयास करते हैं, और उसका दुष्प्रभाव हमने इस बार, मतलब भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है उसके दुष्प्रभाव, मतलब लाभों से ज्यादा भारत को दुष्प्रभाव का सामना इस समय करना पड़ रहा है। आप देखोगे अमेरिका और रशिया को साधने के चक्कर में, क्योंकि अमेरिका तो किसी का सगा नहीं है, हमने रशिया को लगभग अपने से दूर धकेल दिया है। हालांकि इस समय जो बहुत मीडिया चला रहा है कि भैया रशिया भारत का, ये वो अपनी जगह है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे अच्छी तो क्या आपको पाकिस्तान की डिफेंस फॉरेन पॉलिसी इस समय की दिखाई देगी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो 2 कंट्री दुनिया में ऐसी थी, चाइना और तुर्की, जो पाकिस्तान के समर्थन में खुल करके आए थे। अब देखो, तुर्की ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिए थे, तुर्की ने अपने जहाज पाकिस्तान के समर्थन में भेजे थे, तुर्की ने अपने सैनिक पाकिस्तान के समर्थन में भेजे थे। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे के अंत में खुलकर यह तक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान की संप्रभुता को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस समय फिर भी ठीक चल रही है। भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाने का हक है हमें। तो क्या भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके नुकसान भारत को इस समय ज्यादा झेलने पड़ रहे हैं? हमने रशिया अमेरिका के चक्कर में रशिया को दूर जाता हुआ देखा, हमने पाकिस्तान के चक्कर में ईरान ने हमारा समर्थन दिया था। कब? ईरान इजराइल के वॉर के टाइम पे, जो हमारा मतलब भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें ईरान भारत के समर्थन में आया था। इस समय जब हमने इजराइल ईरान दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की तो हमने ईरान को अपन से दूर जाते हुए देखा। इजराइल ने भी हमारा साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। तो हमने जब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमने दोनों को साधने की कोशिश की, इजराइल को भी हमसे दूर जाता हुआ देखा। तो हम दोनों को साधने की जो हमारी रणनीति है उस रणनीति में क्या हम दोनों को दूर करते हुए जा रहे हैं। इसका एग्जांपल देखा, ईरान और इजराइल दोनों साथ दूर चले गए हमसे। इस समय इजराइल और ईरान
दोनों को, सऊदी अरब और इजराइल दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में सऊदी अरब को हमने जाके पाकिस्तान की गोद में बैठा दिया। तो कुल मिलाकर भारत सरकार को अपनी विदेश नीति के संदर्भ में क्या इन चीजों का, कि भाई भारत की जो विदेश नीति है स्वतंत्र मानकों पर चल रही है बिल्कुल स्वतंत्र होनी भी चाहिए, लेकिन क्या हम एक पक्ष के खेमे में नहीं जा रहे हैं? क्या इस पे हमको दोबारा से सोचने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं भारत सरकार इस मुद्दे को बहुत गहराई से लेगी और बहुत गहराई से इस पर क्या करेगी, विचार करेगी। और जब विचार गहराई से करेगी तो ये भी उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इन चीजों को आगे से नए सिरे से गढ़ने का प्रयास करेगी और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर कदम उठाएगी। तब तक के लिए बाकी आगे इस मुद्दे पे जो भी अपडेट्स आएंगे उनको हम आगे के सेशंस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।